साकेत आइस के यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत है। हमारे इतिहास के प्रैक्टिस सेट में आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये जीएस के परसेप्शन में जितने भी आप जीएस के एग्जाम दोगे प्रीलिम्स के, मेनली आरओ एआरओ और अदर एग्जाम जो आपके प्रीलिम्स के मई और जून में होने वाले हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके ये आपकी 20 नंबर की प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो इसमें आज 21वें में पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था और एक बार नहीं लगातार 17 बार हमला किया। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण जो हमला अटैक था वो सोमनाथ मंदिर पर था और संभवतः यह इसका 15वां हमला था। यानी कि भारत पर जो 17 आक्रमण किए या हमले किए उनमें से संभवतः 15 हमला जो है वो सोमनाथ मंदिर में किया गया था और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित था। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उसको लूटा, तो उसके जाने के बाद इनमें से किस शासक ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार कराया था? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर था? ये गुजरात में पड़ता था। तो ए भीमराव प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज और डी जय सिंह सिद्धि। तो इनका सही आंसर होगा भीमदेव, यानी कि ऑप्शन 20। भीमदेव जो है चालुक्य वंश के थे। तो चालुक्य वंशी शासक भीमदेव जब हमला किया था सोमनाथ पर उस समय भी भीमदेव ही थे। तो इस हमले के समय कौन था ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने अटैक किया उस समय गुजरात में किसका शासन था? भीमदेव चालुक्य वंश का शासक था। तो इस हमले के बाद इसका पुनरुद्धार जो है वो भीमदेव ने ही कराया और इसमें फिर पत्थरों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये तो सही है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि महमूद गजनवी ने भारत से बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त करने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर अटैक किया था, न कि मुस्लिम शासन की स्थापना करने। क्योंकि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई, बल्कि जो मोहम्मद गौरी था इसके बाद जिसने भारत पर अटैक किया, मोहम्मद गौरी ने जो हमला किया था उसके बाद भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसलिए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो पूछा गया है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने जो सिक्के चांदी के ढाले उन पर एक तरफ संस्कृत में लेख लिखवाया है और वे चांदी के सिक्के हैं। ऐसा करने वाला इनमें से कौन है? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह और डी अकबर। राइट आंसर होगा बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब भारत आया, भारत पर आक्रमण किए, तो भारत पर आक्रमण करने के बाद यानी कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद इसने भारत में चांदी के सिक्के ढलवाए थे और इन चांदी के सिक्कों पर इसने क्या किया था? इसने एक्चुअली चांदी के सिक्कों पर जो संस्कृत में लेख लिखवाया, तो ये इसका एक स्मारक था, भारत में इसकी विजय का एक स्मारक चिन्ह के तौर पर इसने ये सिक्के यहाँ पर ढलवाए थे। और इसका जो 17 बार जो आक्रमण किए थे उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए अब्दुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अल-बरनी और डी दारा शिको। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुसलमान था वो था अल-बरनी और ये अल-बरनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आया उसी समय यह इसके साथ आया था
और ये कई भाषाओं का जानकार था। इसने भारत में कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी, और इसके पीछे इसका उद्देश्य ये था कि यह भारत के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहता था, भारत के इतिहास को जानना था। और उसके बाद इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है ये मूल रूप से अरबी में लिखी गई पुस्तक है और इसका जो लेखक है वो है अल बर्नी। ठीक है, अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि अल बर्नी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था भारत में महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी किताबुल हिंद, इसने लिखा था। ठीक है, अगला है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? सही उत्तर होगा अल बर्नी। अल बर्नी ने किताबुल हिंद लिखी है, भारत पर इतिहास लिखी है, और मूल रूप से ये पुस्तक जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा जो है हसन निजामी ने जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उसका नाम है ताज उल मासिर, और मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है तबकाते नासरी, और इसमें शमसे सिराज ने तारीखे फिरोज शाही नाम से जो तारीखे फिरोज शाही है ये शमसे सिराज ने या सिराज अफीक ने लिखा है। तो ये इनके जो अन्य ऑप्शन हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अल बर्नी मुख्य रूप से जो है ये किताबुल हिंद का लेखक था, और मैंने बताया यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई, बाद में अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बर्नी के संबंध में सही नहीं है? ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सी, वह संस्कृत का विद्वान था। डी, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। देखिए, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने खगोल विज्ञान पर लिखी हुई, गणित पर लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा और उनको समझा। वह संस्कृत का भी ज्ञाता था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ उसने पढ़े हैं। उसका ग्रंथ समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। कौन सा ग्रंथ था उसका? किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद जो है ये तत्कालीन समय में भारत के बिल्कुल जीवंत कल्पना प्रस्तुत करता है, भारत के बारे में बहुत ही हकीकत के बारे में, भारत की आंखों देखा हाल अल बर्नी इसमें बताता है। लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अल बर्नी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था। अल बर्नी ने भारत के जिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक हो गया। उसने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि वह भारत को अच्छे से समझना चाहता था ताकि वह अपनी पुस्तक में उन बातों का वर्णन कर सके, इसलिए उसने धार्मिक ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो कौन सा सही नहीं है अल बर्नी के बारे में कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बर्नी के संबंध में सही नहीं है? देखिए, यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, सेम प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला अगला तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ए, भीम द्वितीय। बी, पृथ्वीराज चौहान। सी, जयचंद। और डी, पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाले थे भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय कौन थे? ये गुजरात में चालुक्य वंशीय शासक थे, और चालुक्य वंश के इस शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में। और इससे मोहम्मद गौरी को यह पता चल गया कि भारत को अगर उसको जीतना है तो उसे पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन यह घटना बाद की है। इससे पहले ही भीम द्वितीय जो है ये मोहम्मद गौरी को पराजित कर चुके थे। ठीक है,
वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई या मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, वह युद्ध कौन सा था? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें सही उत्तर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, कब हुआ है ये युद्ध? 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ है? यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पृथ्वीराज तृतीय थे यही पृथ्वीराज चौहान थे। तो इन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसके बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। क्योंकि इस तराइन युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो इसके बाद इसने भारत में जीते, और जब यहाँ से इसका युद्ध अभियान समाप्त हुआ तो भारत में जीते गए अपने प्रदेशों को मैं अपना एक गुलाम प्रतिनिधि जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पर नियुक्त किया। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो 1206 ईस्वी में इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की और प्रथम मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद कहां पर था? कन्नौज में था। तो कन्नौज के राजा जयचंद को जो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था वो कौन से युद्ध में किया था? ए तराइन का युद्ध, बी तराइन का, ये कौन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध है, ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और कन्नौज का युद्ध भी 1194 में हुआ। तो इसमें चंदावर का जो युद्ध था 1194 वाला, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इस युद्ध के बाद ही जो मोहम्मद गौरी था इसने पूरी तरह से उत्तर भारत की राजनीति में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पर अपने शासन की स्थापना भी की थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब होता है वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा। वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा जो है, इसमें क्या किया जाता था? जमीन दी जाती थी जिसे इक्ता कहते थे। तो पहला इक्ता जो है ये भारत में किसने शुरू किया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था। किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने जीते गए प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त किया और स्वयं वह वापस चला गया गोर जहां का वह शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये प्रथम इक्तेदार था मोहम्मद गौरी का। बाद में इल्तुतमिश ने इस इक्तेदारी प्रथा को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया। तो भारत में इक्तेदारी प्रथा को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ठीक है, तो ये कौन सा मुस्लिम शासक है इनमें जिसने देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे? ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए, इतिहासकार ये मानते हैं कि उसने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की आकृति वाले उसने जो सिक्के चलाए, इसके पीछे ये कारण रहा होगा। तो ऐसा करने वाला मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, अथवा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, जब मोहम्मद गौरी भारत में अपने प्रदेशों को जीत करके गया तो एक तो उसने अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन अपने जो पूर्वी क्षेत्र थे, इन पूर्वी क्षेत्रों की देखरेख के लिए मोहम्मद गौरी ने बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। और ये जो बख्तियार खिलजी था इसने जो तुर्की क्षेत्र था उसका विस्तार किया। कहां पर? बंगाल और बिहार की तरफ तुर्की क्षेत्र का विस्तार किया। जबकि
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये उत्तर की तरफ तुर्की क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा था। तो बख्तियार खिलजी ने ही इसी अपने बंगाल और बिहार अभियान के दौरान जो है यहाँ पर जो बंगाल और बिहार से तत्कालीन जो शासक थे उनको हटा करके जो सेन वंश का शासक यहाँ लक्ष्मण सेन था उसको हटाया और यहाँ पर अपना नेतृत्व दिया। और इसी समय इसी बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर बौद्ध मठ, नालंदा विहार और उदंतपुरी जो है उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा इसने यहाँ पर काफी और जो हमारी संपत्ति थी, जो लिटरेचर था, उसको नुकसान पहुंचाया, आग लगा दी थी उसमें इस बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सी। कथन कारण का प्रश्न है। कारण कथन कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल सही है, भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि जो महमूद गजनवी था और मोहम्मद गौरी था, इन दोनों के आक्रमण काफी हद तक सफल हुए और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना भी हुई। तो दोनों कथन सही हैं। और तुर्की आक्रमण इसलिए सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। जो राज्य थे यहाँ पर, जो काफी छोटे छोटे और क्षेत्रीय विखंडन था, जो राजा थे वो केवल अपने क्षेत्र की सीमा को ही अपनी जिम्मेदारी मानते थे, राष्ट्रीय एकता की भावना इनमें नहीं थी। इसलिए उत्तर भारत के ये जो राजा हैं ये संगठित रूप से तुर्क आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए और भारत की इस विसंखित और जो बिखरी हुई शक्ति थी इसको तुर्कों ने आसानी से तोड़ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक वही था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की और वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया, 4 वर्ष तक इसने शासन किया। तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, बाकी सब बाद में आए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाया? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनौती। तो उत्तर हो जाएगा ए लाहौर। ठीक है, लाहौर में जब जो प्रतिनिधि थे गौरी के, उनके जो अधिकारीगण थे, जब उनको ये सूचना मिली कि कुतुबुद्दीन के मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है तो भारत में गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों की देखरेख करने की जिम्मेदारी और एक राजा के, एक शासक के रूप में सुल्तान की जिम्मेदारी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने चुना और लाहौर में ही ऐबक को राजा या सुल्तान की पदवी दी गई। और हालांकि ऐबक ने अपने आप को गौरी का प्रतिनिधि ही माना, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो इसने लाहौर को राजधानी बना करके सत्ता का नियंत्रण किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उत्तर होगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श दान कहा जाता था क्योंकि यह लाखों का दान करता था। यह बहुत ही दयालु था और लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ए उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मार दिया। बी पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासन ताजुद्दीन याल्दौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर पर घेरा डालते उस समय उन्हें चोट लगी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। डी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने से उनकी मृत्यु हुई। डी सही है। चौगान एक खेल था जिसे हम वर्तमान संदर्भ में पोलो कह सकते हैं। तो ये जो पोलो गेम था इसको खेलते समय घोड़े से गिरिए, घोड़े पर खेल बैठ के खेला जाता है, तो घोड़े से ये गिर गए और चोटिल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आंसर होगा डी सही है। लास्ट प्रश्न है हमारा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इनमें से किसे गुलामों का भी गुलाम कहा गया है? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा डी इल्तुतमिश। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीदा था। तो क्योंकि
ये भी गुलाम था गौरी का, तो गुलाम का गुलाम हुआ इल्तुतमिश। ठीक है, आंसर होगा डी। ये हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज थी, सेट था। इधर बीच आपके ब्रेक हो गए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, लेकिन कल से इसको फिर शुरू किया गया है, तो अभी इसको हम कंटिन्यू रखें, ऐसे हम कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके जैसे पहले आ रहे थे उसमें ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो इसे मैच कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी प्रीलिम्स होने हैं आगे, जिसमें आरओ भी है, जिसमें यूपीएससी का भी है, जिसमें आपका पीसीएस और पीसीएस सारे स्टेट्स के, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, अदर स्टेट का हो, सारे प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए। थैंक यू।